हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखिए, मैं आपके लिए आज लेकर के आ गया हूँ रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी पिछले टर्म पे हम लोगों ने देखा था रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। आज हम लोग बात करेंगे रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। रोलिंग मोशन से तो सभी लोग परिचित है ही हैं, यानी वो तो सभी लोगों को मालूम है। बस हमें ये देखना है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं और उन्हें हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रिंग टाइप की कोई बॉडी है, जिसे हम रिंग भी कह सकते हैं, स्फेयर भी कह सकते हैं, सिलेंडर भी कह सकते हैं, डिस्क भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यानी बस कंडीशन अप्लाई, बॉडी रोल करने लायक होनी चाहिए। यानी जो बॉडी है वो रोल करने लायक हो। अब अगर हम कहें कि नहीं ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, तो क्या ये रोल कर सकते हैं? नहीं। तो अब ये इजिली जो रोल करने वाली है वो क्या होता है, हमारे पास में रिंग होगी, हॉलो सिलेंडर होगा, डिस्क होगी, सॉलिड सिलेंडर होगा, हॉलो स्फेयर होगा, स्फेरिकल शेल, या फिर सॉलिड सिलेंडर होगा। बेसिकली इतनी बॉडी होती हैं जिनको हम लोग रोल करवाते हैं या इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं। तो आज हम इन्हीं सब बॉडी के रोलिंग मोशन को कंसिडर करेंगे, यानी देखेंगे। तो देखिए पहली चीज, यानी हमारे पास में कोई एक ऐसी बॉडी है। अब इसकी अगर हम कहें कि ये रेडियस है भाई आर, तो ये रेडियस हो गई इसकी, और किसी ने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रखा है, कांस्टेंट फोर्स एफ। कितनी दूर पे लगा रखा है? तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस। अब जब ऐसे फोर्स लगेगा तो बॉडी रोल करना चाहेगी। अब बॉडी रोल करना चाहेगी तो रोल करने के लिए अगर ये सरफेस हमारी स्मूथ होगी तो फिर बॉडी को रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी ये बॉडी रोल नहीं करेगी। तो भाई अगर रोल करना ही है तो फिर ये बॉडी कैसी होना चाहिए? रफ होना चाहिए। अब जब हम फोर्स यहाँ लगाएंगे बॉडी थोड़ा सा भी रोल करेगी, तो फिर फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? आगे की तरफ। यहाँ पे थोड़ा डाउट भी होता है कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, इन जनरल हमने मान लिया कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर होना चाहिए फ्रिक्शन। मानने में किया जाता है, एज्यूम कर लिया। और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ जो बॉडी का वेट है वो किधर होगा? तो वो होगा भाई वर्टिकली डाउनवर्ड। और फिर अगर थोड़ी सी बात किया जाए तो यहाँ जो बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए ये जो कांटेक्ट पॉइंट हमने सेलेक्ट किया इस बॉडी का, इस कांटेक्ट पॉइंट पे तीन फोर्सेस तो ऑलरेडी लग गए। एक हो गया भाई वेट ऑफ बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा फ्रिक्शन जिसमें थोड़ा सा डाउट हो गया है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और तीसरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब ये तीन के तीन फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इन सब में खास क्या है कि अगर हम बॉडी के इस कांटेक्ट पॉइंट को ही एज्यूम कर लें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसे अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एज्यूम कर लें तो ये तीन के तीन फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाएंगे। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होंगे तो इन तीनों फोर्स में से कौन से तीन फोर्स? फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी, ये तीनों ही टॉर्क नहीं लगाएंगे। तो जब ये तीनों ही टॉर्क नहीं लगाएंगे तो टॉर्क यहाँ लगाने वाला जो फोर्स है वो केवल और केवल होगा हमारे पास में, केवल और केवल इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क लगाएंगे वो होगा एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई कर रखा है। अब इस एक्सटर्नल फोर्स के टॉर्क को अगर हम लोग लिखें तो यहाँ जो टॉर्क होगा, टॉर्क क्या होना चाहिए? आई अल्फा। तो टॉर्क यहाँ हो गया भाई एफ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी फोर्स, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इतनी सी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आर प्लस आर, और आई को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे भाई एन प्लस वन एम आर स्क्वायर, और अल्फा को हमने लिख दिया भाई ए बाई आर। यानी पिछले टर्म पे जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता होगा एन क्या होता है। एन हमने आपको बताया था, एन होता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर,
यानी जो हम सेंटर ऑफ मास वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं उसी को कहते हैं NMR², और n हमने आपको बता दिया था नंबर, यानी MR² से पहले जो नंबर होता है वही है यहाँ पे n। अगर ये रिंग होगी तो n क्या होगा 1, और सॉलिड स्फीयर होगा तो n हो जाएगा 2/5। ठीक है भाई, इतना आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में बता रखा है। अब यहाँ अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें, सारा कुछ सॉल्व कर लें, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा A=F, और ये 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R अपॉन में हो जाएगा m, और ये हो गया n+1। यानी इसे सॉल्व करेंगे, देखिए r यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो r खत्म हो जाएगा, कैंसिल होगा, और सॉल्व होके ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो एक लाइन में ही आपने बता दिया बॉडी का क्या एक्सेलरेशन होगा। यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग इसी को थोड़ा सा और आगे। तो अभी अभी हमने आपके सामने एक ऐसी बॉडी बना रखी थी, और इस ग्राउंड पे हमने इसको ऐसे रखा हुआ था। फिर हमने आपसे बोल दिया कि चलो, यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई कर रखा था F, ये था बॉडी का सेंटर, और इतनी सी डिस्टेंस को हम लोगों ने लिख रखा था रेडियस। तो ये हो गई थी भाई रेडियस, और रेडियस थी इसमें R, और इतनी सी डिस्टेंस को हमने कह दिया स्मॉल r। और आपको जो हमने एक्सेलरेशन सॉल्व करके दिखाया वह एक्सेलरेशन हो गया F 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, अपॉन में हमने लिखा m n+1। n होता है k²/r², या n वो नंबर होता है जो IC को हम लोग लिखते हैं ½ mr², 2/5 mr²। तो ये नंबर को ही हमने क्या कह दिया n। तो ये फार्मूला थोड़ा सा छोटा हो गया। अब देखिए, अगर यही बॉडी हमारी रोल करके यहाँ तक आ जाती, यानी अगर ये s डिस्टेंस मूव करके मान लीजिए यहाँ आ जाती चल करके, तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते, ये आप ऐसे देख लेंगे एक लाइन में। यानी इस बॉडी को यहाँ से, अब देखिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से चल रहा है कितनी वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो गया कांस्टेंट, और इतना सा डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो यहाँ जब ये बॉडी आएगी तो वेलोसिटी होगी इसकी v, और यहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाता है भाई v² = u² + 2as, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी तो ऑलरेडी क्या हो गई 0, अब 2 हो गया, एक्सेलरेशन हो गया F 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का s, फिर लिखते m n+1। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल गई v² = 2fs 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, अपॉन में हो गया m n+1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, यानी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो गया v = √2fs 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, अपॉन में हो गया m n+1। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब अगर ये रिंग होती तो n क्या लिखते हैं हम लोग 1, डिस्क होगी तो n क्या हो जाएगा ½ सॉलिड सिलेंडर होगा n क्या होगा ½ हॉलो सिलेंडर है तो n क्या हो जाएगा 1, हॉलो स्फीयर होगा तो n होगा 2/3, सॉलिड स्फीयर होगा तो n क्या लिखेंगे 2/5। तो इनमें से कोई भी बॉडी है s डिस्टेंस मूव कर रही है, तो s डिस्टेंस मूव करने के बाद बॉडी बस इतनी सी वेलोसिटी गेन करेगी जो यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी, फिर कैलकुलेट कर लिया एक्सेलरेशन,
अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे तो बहुत सारी चीज़ों में देखिए अगर हमें फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होता तो फ्रिक्शन के लिए हमने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है ऐसा, देखिए ऐसी तो हमने ये बॉडी बना रखी है, फिर हमने आपको बोला हुआ है कि इस डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, और यहाँ पे ऐसे बोल रखा है हमने इस पे एफ लग रहा होगा फोर्स, और साथ ही साथ हमने बताया कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ अगर हम इक्वेशन लिखते तो ये होती एफ प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। तो फ्रिक्शन यहाँ होना चाहिए था एम ए माइनस एफ। तो एक्सेलरेशन की अगर हम वैल्यू लिख लें यहाँ पे तो 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, अपॉन में लिखते एम एन प्लस 1, और ये हो गया माइनस एफ। तो देखिए मास और मास तो यहाँ पे आसानी से कैंसिल हो जाएगा, और फोर्स अगर हम यहाँ कॉमन ले लें कि फोर्स अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो भाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो गया एफ, और फिर एफ जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारे पास में 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, अपॉन हो गया n प्लस 1 माइनस 1 हो गया। और इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लिया जाए तो हो जाएगा f स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस n, अपॉन में हो गया भाई n प्लस 1। तो इस तरीके से हमने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया कि इस पर्टिकुलर बॉडी में कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब n हर बॉडी के लिए डिफरेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी बोला। तो n की वैल्यू अगर हम डाल दें 1 तो रिंग पे कितना फ्रिक्शन लगेगा ये पता चल जाएगा। डिस्क के लिए हाफ, तो डिस्क में कितना फ्रिक्शन लगेगा वो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं आसानी से। तो अभी इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो देखते हैं हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने आपको बोल दिया भाई ये बॉडी है, और इस बॉडी के लिए अभी जो हमने फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिख रखा है वो है एफ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस एन, अपॉन में लिखा हुआ है n प्लस 1। अब यहाँ पे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर अगर हो गया लेस देन n, यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू अगर n से कम होगी तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमको मिल रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब होगा कि फिर फ्रिक्शन बॉडी में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना लग करके बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी इस समय जो फ्रिक्शन होगा वो किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कब लगेगा, जब स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होगा लेस देन n। ठीक है भाई, और ऐसे ही देखते हैं भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर देखते हैं अब यहीं पे अगर हम कहें कि ये बॉडी है और फोर्स भी हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रखा है, अब फ्रिक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो रेडियस है, इतनी डिस्टेंस को हमने स्मॉल आर कहा हुआ है। अब और फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो भी हमने लिख रखा है एफ आर बाई आर माइनस एन अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे अगर हम कहें कि ये जो आर बाई आर है ये हो गया ग्रेटर देन एन, तो फिर फ्रिक्शन सॉल्व करने पे यहाँ देखो पॉजिटिव आ रहा होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन होना चाहिए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी अगर किसी भी बॉडी के आर बाई आर का जो रेशियो है वो एन से अगर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। समझ गए भाई। अब इसके अलावा यहीं पे अगर हम कहें कि दूसरी बात, यानी यहाँ कह दिया जाए कि आर बाई आर इक्वल टू एन होगा, तो फिर फ्रिक्शन सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 0। यानी हम कहेंगे ये बॉडी जो भी है और यहाँ पे हमने जो फोर्स लगा रखा है स्मॉल आर डिस्टेंस पे सेंटर से,
स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ये हो गया कैपिटल आर। यहाँ पे अगर आर बाई आर का रेशियो एन के बराबर हो गया तो इस बॉडी में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए कहाँ से डिसाइड करेंगे? आर बाई आर से। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन भी हमें पता चल गई, लेकिन इतने फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है इस बॉडी को प्योर रोलिंग मोशन के लिए, तो इतने रिक्वायर्ड फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा वो जान लेते हैं अब हम लोग। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए फिर से हमने आपको बताया कि ये तो अपनी रोल करने वाली बॉडी हो गई। दूसरी चीज ये हो गया भाई ग्राउंड। अब इस ग्राउंड पे देखिए ये बॉडी हमारी रखी हुई है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा तो आप कहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। वेट किधर होगा बॉडी पे तो आप कहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और रही बात फ्रिक्शन की तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन रेशियो आर बाई आर। ठीक है भाई, तो ये हो गया फ्रिक्शन। लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, म्यू एन होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस किसे कर रहा है, एमजी को, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। बट बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन कितना है, तो हम लोगों ने लिखा है एफ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस एन अपॉन में लिख रखा है n प्लस 1। अब इन दोनों फ्रिक्शन को अगर हम यहाँ पे इक्वल कर लें, यानी म्यू एम जी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स r बाई आर माइनस एन अपॉन में लिख दें अगर हम n प्लस 1, तो ये फ्रिक्शन बॉडी पे एक्ट कर रहा है और मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। तो इतने फ्रिक्शन के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो गया भाई f अपॉन एम जी, और इधर हो गया भाई r बाई आर माइनस एन अपॉन हो गया n प्लस 1, यानी ये होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इतने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा डाउटफुल बात भी है। अब डाउट क्या है वो देखते हैं। तो डाउट के लिए अभी हमने कहा था अगर r बाई आर होगा लेस देन n, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ r बाई आर लेस देन n हो गया तो ये जो म्यू की वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या हो गई, नेगेटिव। ये जनरल फार्मूला है, इसलिए माइनस साइन को क्या कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है पॉजिटिव। तो r बाई आर अगर लेस देन n है तो यहाँ से म्यू सॉल्व करने पे तो हमको नेगेटिव मिलेगा, बट ये जो नेगेटिव साइन है इसे हम लोग इग्नोर मार देंगे। समझ गए भाई, क्योंकि म्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस बात का टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इस रोलिंग में क्या क्या कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एक दो चीजें और हो सकती हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस इसी के साथ में कोई फालतू की चीज और आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो प्योर रोलिंग मोशन में अल्फा क्या होता है, a अपॉन आर, और एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी कि 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, अपॉन में हमने लिखा था m, फिर लिखा था n प्लस 1। अब इसी को अगर हम r से और डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये जो इतने फार्मूले हैं इन्हें हमें अगर याद रखते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं खराब करना होगा, सीधे सीधे इनकी वैल्यू डालेंगे और आंसर आते रहेंगे। यानी एक बार हम आपको फिर से सारे फार्मूले एक साथ दिखा देते हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। यानी एक्सेलरेशन क्या था,
तो फिर से देखिए कंडीशन क्या थी, पहले तो कंडीशन के लिए ये थी हमारे पास में रोलिंग बॉडी और इस तरीके के हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है। दूसरी चीज क्या कर रखा है हमने, तो इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई कर रखा है इस तरीके से, और ये हो गया बॉडी का सेंटर, इतनी डिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये हो गई बॉडी की रेडियस। तो ये रेडियस हमने ऐसी बॉडी को बना करके रखा। अब फ्रिक्शन के लिए हमने बोला था आगे भी हो सकता है और फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन आपको मिला वो हो गया F1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, अपॉन में लिखते M n प्लस 1। दूसरी चीज, जब ये बॉडी हमारी s डिस्टेंस मूव करके यहाँ पहुंचेगी तो उस समय इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होना चाहिए √2Fs 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, अपॉन में हो गया था M n प्लस 1। यानी ये होना चाहिए बॉडी में वेलोसिटी। और अगर हमें इस समय ओमेगा निकालना होगा तो वेलोसिटी हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, लिख देंगे V/r। एंगुलर एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग लिख लेंगे A/r, और अभी अभी हमने लिखा था F1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये हो गया mr n प्लस 1। तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था फ्रिक्शन, जो हो गया F(r/r) माइनस n, अपॉन में लिखते n प्लस 1। तो यहाँ से मिलेगा फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे म्यू इज इक्वल टू F अपॉन mg स्मॉल r अपॉन कैपिटल R माइनस n अपॉन n प्लस 1। तो इस तरीके से देखिए हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। एंगुलर वेलोसिटी बॉडी में क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा, वेलोसिटी कितनी जनरेट होगी, कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा बॉडी पे, और इतनी फ्रिक्शन के लिए कितने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इतनी सारी चीज़ें हमको इस न्यूमेरिकल में पूछी जा सकती हैं, ऐसी किसी रोलिंग मोशन में। तो ये हम लोगों ने इतना बना करके कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है कि ये फार्मूले आपकी समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, अगर ये फार्मूले आपकी समझ में आ गए हैं तो इनका इस्तेमाल हम और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे, तो अभी तो हमने इसे यहाँ से गायब किया अब देखिए यहाँ पे हमने एक ये रोल करने वाली बॉडी यहाँ पे लाके रख दिया। ठीक है भाई, फिर क्या किया हमने, तो ये हो गया भाई बॉडी का सेंटर। इस बार हमने फोर्स बॉडी के टॉप पॉइंट पे लगा दिया। अब ऐसे जब फोर्स लगा रहे होंगे तो फिर हम कहेंगे इधर होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए mg, और इतनी सी तो ये हो गई भाई रेडियस। फ्रिक्शन के लिए अभी भी वही डाउट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ जो स्मॉल आर हुआ करता था वो कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में अब अगर हम पहले जो भी हमने हमारे रिजल्ट आए हुए थे, पहले हमने जो भी फार्मूले यहाँ से कैलकुलेट किया था, उन सभी फार्मूलों में अगर हम स्मॉल आर को रिप्लेस कर दें कैपिटल आर से तो वो सारे के सारे फार्मूले इस पर्टिकुलर केस में आंसर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे एक्सेलरेशन था हमारे पास में F, फिर हमने लिखा था 1 प्लस स्मॉल आर, इसको भी कर दें कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर, फिर लिखते हैं हम यहाँ पे m, और ये था n प्लस 1। तो यहाँ से अब ये जो सॉल्व हो करके आ गया वो हो गया 2F अपॉन m n प्लस 1। यानी इतना एक्सेलरेशन इस बॉडी में हो जाना चाहिए। बस केवल हमें स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लिखना होगा। वेलोसिटी यहाँ कैलकुलेट करते
तो वेलोसिटी हमने लिखा था 2Fs 1 प्लस स्मॉल आर, इसको फिर हम कर दें कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर, अपॉन में लिख दें भाई n+1। तो यहाँ से वेलोसिटी भी सॉल्व हो करके मिल जाएगी 4Fs अपॉन m n+1। यानी बस इतना सा चेंज किया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में हम लोगों ने लिखा था भाई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हम लोगों ने लिख रखा था भाई F, फिर अब लिखते हैं यहाँ पे R/R -n अपॉन कर देते भाई n+1। तो देखिए फ्रिक्शन भी यहाँ मिल गया आपको, और ये हो गया F1 - n अपॉन n+1। यानी इतना फ्रिक्शन इस बॉडी में लगेगा। अगर किसी को याद हो या PYQ आप सॉल्व करते होंगे तो एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है जेईई मेंस में, जिसमें यही पूछा गया था कि वो कौन सी बॉडी है जिसके टॉप पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो किसी भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो। तो अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो 1 - 1 हो जाएगा 0, यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा 0। और 1 n की वैल्यू 1 रिंग या होलो सिलेंडर में हुआ करती है। तो ऑप्शन में अगर रिंग है तो रिंग को टिक करते, होलो सिलेंडर है तो उसको टिक कर लेते, और सीधे सीधे आप अपने आंसर में पहुंच जाते। अगली जो बात है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो बस आपको वही लिखना था F/mg, और फिर लिखते हैं भाई कैपिटल R अपॉन कैपिटल R -n अपॉन n+1 कर लेते। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी मिल गया आपको F/mg 1 - n अपॉन n+1। यानी इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पता कर लेंगे, कितनी रिक्वायरमेंट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। अब अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो हमको पता है भाई ये A/R होता है। ए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 2F, तो ये हो जाना चाहिए था 2F/mr, और हो गया n+1। तो इस तरीके से हमने एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। अब अगर ओमेगा कैलकुलेट करना होता तो V/R कर लेते। V ऑलरेडी यहाँ पे देखो हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, बस इसे R से डिवाइड कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में जो पहले हम लोगों ने मेहनत कर ली यानी फार्मूले बना लिए, उन्हीं सारे फार्मूलों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। तो उम्मीद है कि ये केस भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब इसी से रिलेटेड एक और केस बन सकता है, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट केस में। तो अगले केस के लिए अब देखिए ये अपने पास में ये बॉडी है, लेकिन हमने यहाँ जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो फोर्स हमने लगा रखा है बॉडी के सेंटर पे। अब बॉडी के सेंटर पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ स्मॉल r की वैल्यू क्या हो गई, फिर 0 हो गई, और ये जो वैल्यू है ये तो हो गई भाई कैपिटल R। रही बात नॉर्मल रिएक्शन की, तो सभी लोग जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे mg होगा। अब देखिए यहाँ स्मॉल r तो ऑलरेडी 0 हो चुका, तो यहाँ वैसे कोई भी बॉडी हो सभी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो आप आगे देख भी सकते हैं। अब यहीं पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे होते कि एक्सेलरेशन चाहिए हमें, तो फिर से हम फॉर्मूला लिखते F। अब देखिए स्मॉल r तो हो गया 0, फिर यहाँ पे करते 1 अपॉन में लिखते m, फिर हो गया n+1। तो यहाँ से जो हमें एक्सेलरेशन सॉल्व होके मिला वो हो गया F/m n+1, यानी बॉडी में इतना एक्सेलरेशन जनरेट होगा। इसके अलावा अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी का फिर से हम वही फॉर्मूला लिखते भाई, ये था 2Fs/m
अब ये हो गया था 0/r प्लस 1 करते, अपॉन में लिखते n+1। तो यहाँ से जो हमें सॉल्व होके मिला वो हो जाएगा √2fs अपॉन m n+1। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। इसमें देखिए वेलोसिटी। अब इसके बाद में हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया था भाई, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के लिए हमने लिखा था F, फिर था स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो ये हो गया भाई 0/r माइनस n अपॉन में हो गया n+1। अब यहाँ देखिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हमको ऑलरेडी मिल रहा है नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब हम लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा है कि इसका मतलब होगा कि इस पर्टिकुलर बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोई भी बॉडी हो, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रिंग, डिस्क, कुछ भी हो, सभी बॉडी पे, यानी जब हम उसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो इतनी बात ये क्लियर हो गई। यानी फ्रिक्शन जो हमें सॉल्व होके मिला वो कितना हो गया, -f इंटू n अपॉन n+1। तो इतने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हो गई। अब चाहिए था हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हो जाता है F अपॉन mg। फिर हमने लिखा था स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r 0 हो गया, माइनस n हो गया अपॉन n+1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी हमको फ्रिक्शन कैसा मिल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव है, तो माइनस साइन को इग्नोर कर लेना है। तो ये हो जाएगा NF अपॉन mg और ये रहा n+1, यानी n अपॉन n+1 F अपॉन mg। ये यहाँ के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। और फिर से अगर हमें ओमेगा कैलकुलेट करना होता तो हम क्या लिख लेते, V अपॉन R। V ऑलरेडी यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया जा चुका है, इसी को R से डिवाइड कर दो, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी हो गई। इसके अलावा अगर एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो लीनियर एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, इसको R से डिवाइड कर देते तो क्या मिल जाएगा हमें, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। और एक है मेन कॉन्सेप्ट छोटा सा जो मैंने पहले डिस्कस किया, उसी के बेस पे ये 2-3 क्वेश्चन आपके बन के तैयार हो गए। यहाँ पर भी अगर फ्रिक्स यानी ये जो फोर्स है अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो हम फिर वही फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्मॉल r को हम लोग इस बार क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो नेगेटिव लिख लेंगे तो सारे फार्मूले हम लोग फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो उम्मीद है आज का ये आर्टिकल आपकी समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आज ही आप रिवाइज करें और इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं उनमें इन्हें ट्राई करें, प्रैक्टिस कर लें, जिससे आप कुछ फायदा उठा सकें। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।